नमस्कार, मैं कमल कौशिक, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। और बुलेटिन की शुरुआत करते हुए आपको हम बताना चाहते हैं कि बीजेपी आज संविधान हत्या दिवस मना रही है और करनाल में मुख्यमंत्री नायब सैनी मौजूद थे। उनका संबोधन देखने को मिला। कांग्रेस ने लोगों पर अत्याचार किया, ये बात कही गई। कांग्रेस ने स्वार्थ के लिए आपातकाल लगाया था। आजादी के बाद कांग्रेस ने बड़ा अत्याचार किया, पवित्र संविधान को कुचल दिया, यह भी मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से कहा गया है। हम सुनाना चाहते हैं संबोधन के कुछ अंश, ताकि आप ये समझ सके कि मुख्यमंत्री आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर क्या संदेश और क्या कहना चाहते थे। भगवान दास कबीरपंथी जी, हमारे जिला के माननीय अध्यक्ष प्रवीण लाठर जी, हमारे जिला के प्रभारी। तो ये तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं संविधान हत्या दिवस 2025 और ये कार्यक्रम आयोजित किया। मुख्यमंत्री नायब सैनी मौजूद थे। हम सुनवाएंगे आपको। मुख्यमंत्री ने यहां पर सबसे पहले देखिए कि अवलोकन किया, यहां जो प्रदर्शनी लगी थी और इस प्रदर्शनी को देखा, उन्होंने समझा और उसके बाद उन्होंने ये भी जाना कि इमरजेंसी के दौरान कितनी ज्यादा तकलीफें आम जन से लेकर राजनीतिक लोगों ने भी उठाई, किस तरीके से अधिकारों पर भी बैन लगा था, अधिकारों का हनन हुआ था। ये सब कुछ उन्होंने इस प्रदर्शनी के अवलोकन के दौरान जाना। उसके बाद संबोधित किया वहां मौजूद लोगों को और हरियाणा को, देश को इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर। आइए सुनवाते हैं मुख्यमंत्री नायब सैनी ने क्या कहा। को तोड़ने का काम अगर कोई करता है तो भाइयों, इनके डीएनए के अंदर शामिल है, ये पीढ़ियों से है। ये इसकी रक्षा नहीं कर रहे, ये इसको तोड़ने का काम कर रहे हैं, ये इसको कुचलने का काम कर रहे हैं। अगर ये देश अगर संविधान के अनुरूप चला है, 2014 के बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश इस संविधान के अनुरूप चला है। भाइयों, हम ये भी देख रहे हैं कि इन 14 वर्षों के अंदर, 2014 के बाद 11 वर्षों में असली आजाद भारत का आनंद अगर देश के लोगों ने लिया है तो अब ले रहे हैं कि ये आजाद भारत है। मैं आजाद भारत क्यों कहूंगा इसको? लगातार आजादी के बाद जो सपने देखे थे, वो सपने जिस गति से पूरे होने चाहिए थे, वो सपने पूरे नहीं हुए। हमारे संकीर्ण रास्ते थे, हमें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था आजादी के बाद भी। अगर एक उदाहरण दूं मैं, छोटा उदाहरण, आपके यहीं पड़ोस का उदाहरण है। भारत मां के लाल अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 4 लेनिंग की परिकल्पना की। पहली बार 4 लेनिंग की परिकल्पना हुई उनके समय के अंदर, और उन्होंने कहा कि हर रोज एक्सीडेंट्स होते हैं, किसी का बेटा चला जाता है, किसी का भाई चला जाता है, किसी का पति चला जाता है। हमें अपने रास्ते चौड़े करने चाहिए। ये हमारे ही करनाल से जो रोड निकलता है, आपको मालूम है, हम इतने संकीर्ण रास्ते के ऊपर चल रहे हैं। हम आजाद कहां हैं? कहीं जाम लग रहा है, कहीं एक्सीडेंट हो गया, किसी की जान चली गई है। हम उसी गुलामी में थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी की परिकल्पना थी कि हमारे रोड चौड़े होने चाहिए, और 4 लेनिंग शुरू किया। दिल्ली से लेकर के अमृतसर तक, पाकिस्तान के बॉर्डर तक 4 लेनिंग शुरू किया। आप सबने देखा है, काम शुरू हो गया, गति से काम चल गया। एक शब्द और बीच में कहा कि व्यक्ति भूल जाते हैं कि इतना अत्याचार हुआ है, हम अत्याचार भी सहन कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हम भूल जाते हैं
अटल जी ने ये शुरू किया और उसके बाद फिर वही कांग्रेस की सरकार बन गई 2004। हम सबको मालूम है। मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को उस बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। ये मैं आजादी की बात नहीं कर रहा, ये मैं आजादी के अंदर जिन लोगों ने कुर्बानियां दी उस समय की भी बात नहीं कर रहा। मैं तो अभी ताजी बात कर रहा हूं कि आजादी में और स्वाधीनता के अंदर जब हम गुलाम होते हैं, गुलामी के अंदर हमारा जीवन कैसे होता है। आजादी में हम खुली हवा में सांस लेकर के जीते हैं और गुलामी के अंदर हम भींच करके, एक शब्द है ना कि वही घुटन महसूस हो रही है, घुटन महसूस होती थी। ये गुलामी का प्रतीक है, घुटन गुलामी का प्रतीक है। और जब कांग्रेस की सरकार बनी, हम सबको मालूम है, इसी रोड के ऊपर जो काम गति से चला था वो काम धीमे हो गया और धीमे होते होते एक समय ऐसा आ गया कि ये पूर्ण रूप से रुक गया। क्या स्थिति थी? हर रोज जाम लगते, हर रोज एक्सीडेंट होते। करनाल से अगर दिल्ली जाना था मेरे ख्याल से 6 घंटे लगते, इतना समय लगता। हम घुटन में थे, हम गुलामी के अंदर थे, हम स्वतंत्र नहीं थे। अगर स्वतंत्रता का आनंद हमें देखा तो जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, भाइयों दिल्ली से इस रोड के ऊपर आप चढ़ जाइए, अमृतसर तक आपको उतरने की आवश्यकता नहीं है। ये आजादी का प्रतीक है। और ब्रेकिंग बुलेटिन में एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पंजाब के पूर्व मंत्री बिक्रम मजीठिया गिरफ्तार हो चुके हैं। मजीठिया को विजिलेंस टीम ने गिरफ्तार किया है। विजिलेंस की टीम ने मजीठिया के 25 ठिकानों पर छापेमारी की। अमृतसर में 9 जगहों पर छापेमारी हुई है और लगातार यह खबर अपडेट हो रही है। शिरोमणि अकाली दल के सीनियर नेताओं में शुमार है बिक्रम मजीठिया। विजिलेंस ने हिरासत में लिया। अमृतसर के जो उनके घर है उनसे अब मोहाली ले जाया जा रहा है बिक्रम मजीठिया को। सुबह 15 अधिकारियों की टीम अमृतसर पहुंची। ग्रीन एवेन्यू उनका आवास, वहां पर पहुंची। विजिलेंस के एसएसपी मौजूद थे, लखबीर सिंह उनका नाम, उनकी अगुवाई में मजीठिया के घर ये टीम पहुंची। और अभी ताजा जानकारी क्या कुछ दी गई है वो बताते हैं। एक वकील का बयान सामने आया है जी। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਤੜਕਸਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੜਕਸਾਰ 10-15 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 100 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਘਰੇ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਬਿਨਾਂ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਤੋਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਘਰ 'ਚ 20 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਨਨੋਨ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਿਵਲ ਵਰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 25 ਠਿਕਾਣੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਚਲੇ ਹੋਏ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਮਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਉਰੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਰੇ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਰੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਮੰਗਿਆ ਐਜ਼ ਅ ਲਾਇਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਦਾ ਉਤਾਰਾ ਅਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਤਾ, ਉਹਦਾ ਉਤਾਰਾ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜੀ। ਹਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। देखें, आज सुबह सरदार बिक्रम मजीठिया के अमृतसर के घर और यहाँ पे रेड किया गया है और जो पुलिस अफसर अंदर हैं उनके पास सर्च वारंट तक नहीं है। चंडीगढ़ पुलिस यहाँ मौजूद है। मैं इनसे मांग रहा हूँ सर्च वारंट दीजिए। ये सर्च वारंट, ये कहते हमारे अफसरों से बात कर लो, हमारे पास सर्च वारंट नहीं है। और ऋषि कुमार यहाँ पे एएसआई हैं ड्यूटी पे, इनसे मैं सर्च वारंट मांग रहा हूं। मतलब चंडीगढ़ पुलिस ने
अननोन लोगों को घर में घुसने दिया विदाउट अ सर्च वारंट, तो इसकी जवाबदेही किसकी है? अगर पंजाब पुलिस गलत काम कर रही है तो क्या चंडीगढ़ पुलिस भी हैंड इन ग्लव है? क्या चंडीगढ़ पुलिस का फर्ज नहीं बनता वहां पे रोक के ये बात कहना कि आप हमें सर्च वारंट दें? बिना सर्च वारंट के एक एमएलए की प्राइवेट प्रॉपर्टी को सर्च किया जा रहा है, तो इसकी जवाबदेही किसकी है? ये सरकारें बताएं। अलेख साहब ये बताइए, क्या ये पुराना मामला है या फिर कोई नया मामला है ड्रग्स को लेकर? देखें, हमें इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया, इसके बारे में ना कोई एफआईआर की कॉपी शेयर की गई है। सिर्फ पुलिस यहां पे आके डंडा तंत्र, पुलिस तंत्र का इस्तेमाल हो रहा है और उसका सिर्फ एक ही कारण है कि जो पॉलिटिकल ओपोनेंट है उनकी आवाज दबानी है। लेकिन ये कैसे दबा लेंगे? ये तो पंजाब में बहुत सालों से होता है, बड़े बड़े मुख्यमंत्री चले गए, ऐसे आवाज नहीं दबाई जाएगी। हाई कोर्ट में लेके जाओगे आप लीगल बिल्कुल हुण मैं यदि हुण इस गल दी कोर्ट दे विच जाके रखांगे। और एक गल बड़ी स्पष्ट है, तुसी सारा मीडिया खड़ा है, विक्रम मजीठिया ते ड्रग दा एलिगेशन लांदियां नूं, ड्रग का एलिगेशन लगाते इनको कितने साल हो गए? 2013 से चले हुए हैं, 14 से आज तक एक सबूत इनके पास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार केस हार चुकी है, अब पता है कि ड्रग में कुछ नहीं है, तो अब ऐसे झूठे केस बना के, ऐसे झूठे दबाव डाल के अगर ये सोचते हैं कि सच्चाई की आवाज को दबा लेंगे, ये नहीं दबा पाएंगे। अच्छा कलेर साहब, विक्रम मजीठिया का भी बयान आया। तो आपने जो बयान सुना है, इसमें साफ तौर पर लग रहा है कि ये बताया जा रहा है कि जो कार्रवाई की गई विजिलेंस ने किस तरीके से की है। हालांकि एक पक्ष है, दूसरा पक्ष आना बाकी है। लगातार प्रतिक्रियाएं इस मामले में सामने आ रही हैं और ये जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, ये प्रतिक्रियाएं बताती हैं कि ये मामला राजनीतिक मामला भी बनने जा रहा है। आने वाले वक्त में हर राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आएगी। कुछ और रिएक्शंस आ रहे हैं, सुनते हैं। देखो गल ये है कि पंजाब दी सरकार और अरविंद केजरीवाल दी जिहड़ी सारी जुंडली है, वो अपनी करप्शन तो लोकां दा ध्यान दूजे पासे करन वास्ते बहुत ही घटिया हथ कंडियां दे उत्ते जिहड़ी है उतर आई है। पिछले दिन ही श्रोमणी अकाली दल वालों बड़े वड्डे इशू जिहड़े करप्शन दे आ, वो पंजाब दे विच जिहड़े केजरीवाल एंड पार्टी वालों जो काम शुरू किया गया लार्ज स्केल करप्शन का, ਉਹਦਾ ਭਾਂਡਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੰਡਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਇਹ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਵੰਡਾਟਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰੇਡ शुरू हो गए। तो नशे के मामले को लेकर विक्रम मजीठिया जो कि गिरफ्तार हो चुके हैं, विजिलेंस ने गिरफ्तारी की है और इस मामले को लेकर कई वीडियोस भी सामने आए हैं। एक वीडियो मजीठिया के ऑफिस का भी है जिसमें विक्रम सिंह मजीठिया कुछ लोगों से बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो विजिलेंस के अधिकारी बताए गए हैं और गिरफ्तारी के विजुअल्स भी सामने आए हैं, तस्वीरें सामने आई है, इसमें विक्रम मजीठिया भी नजर आ रहे हैं। तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि एक मामला है जिस मामले को लेकर सीधे विक्रम मजीठिया की गिरफ्तारी हुई है। पंजाब में राजनीतिक मुद्दा बन चुका है पूरा का पूरा ये मामला और इस पूरे मामले को लेकर हमने आपको सुनाया दलजीत सिंह चीमा पूर्व मंत्री, वो भी सीधे अपनी तरफ से इस बात को कहते नजर आए थे कि ये जो है गलत कार्रवाई की गई है, जो आपने भी सुना। इस खबर को लेकर अपडेट जो भी आएगा आपके सामने खबरें अब तक रखेगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर आ रही है पानीपत से। बड़ी खबर यह है कि पानीपत में बहुत बुरा हादसा हुआ है।
पानीपत में दर्दनाक हादसा कैसे हुआ है, आप इसका अंदाजा लगाइए कि हादसे में एक युवक की गर्दन धड़ से अलग हो गई। बरसात की वजह से बाइक फिसल गई, पीछे से एक गाड़ी आ रही थी, गाड़ी ने टक्कर मारी और गर्दन धड़ से अलग हो गई। तस्वीरें ऐसी हैं, साफ तौर पर हम दिखा नहीं सकते, रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें हैं। पानीपत के आसन गांव के नजदीक ये सड़क हादसा हुआ है। युवक की पहचान मतलोड़ा के रहने वाले आशीष के रूप में हुई है। इस हादसे को लेकर जानकारी हासिल करते हैं, प्रदीप रेड्डू हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। प्रदीप, इस हादसे के बारे में और क्या जानकारी आप दर्शकों तक पहुंचा पाएंगे? मतलोड़ा का रहने वाला आशीष इस दुनिया में नहीं है क्योंकि एक सड़क हादसे में उसकी जान चलेगी, लेकिन तस्वीरें भयावह हैं। बिल्कुल, और देखिए तस्वीरें विचलित कर सकती है, हम दर्शकों को दिखा भी नहीं सकते क्योंकि इस प्रकार का ये हादसा हुआ। लेकिन शुरुआत में ये हादसा नजर आ रहा था कि शुरुआत में लोगों के मुताबिक गाड़ी ने टक्कर मारी, लेकिन जो अब बात निकलकर सामने आई है कि इस बाइक पर आशीष सवार होकर अपने गांव जा रहा था, तो उसी दौरान उसके आगे कंटेनर चल रहा था। कंटेनर की बॉडी से टच होकर जो तार थी हवा में, वो तारें टूटकर नीचे गिर गई, नीचे आ गई। और जैसे ही आशीष की बाइक वहां पर पहुंची तो अब जो खबर सामने आ रही थी, आशीष की गर्दन उस तार के साथ कट गई। तो फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है, परिजन अभी हॉस्पिटल पहुंचे और कुछ ही देर में पोस्टमार्टम किया जाएगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जानकारी देने के लिए। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस हादसे की। प्रदीप ने सही कहा कि विचलित करने वाली तस्वीरें हैं, हम साफ तौर पर आपके स्क्रीन पर इन तस्वीरों को ला नहीं सकते, लेकिन जो भी हुआ ये इस शख्स के साथ बहुत बुरा हुआ जो इस दुनिया में नहीं है। ब्रेकिंग बुलेटिन पर लौटते हैं। मिशन लॉन्च हो चुका है और ये जो मिशन है एक्सियोम 4 बहुत महत्वपूर्ण था हमारे लिए, भारत के लिए, क्योंकि फाल्कन 9 में भारत के शुभांशु भी सवार हैं। रॉकेट आईएसएस के लिए रवाना हो चुका है। फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्चिंग पैड से रवाना हुआ। 41 साल बाद स्पेस में कोई भारतीय एस्ट्रोनॉट जा रहा है। शुभांशु शुक्ला नाम है और इस मिशन में वो शामिल हुए हैं। इस मिशन में भारत, हंगरी, पोलैंड शामिल हुए हैं। तस्वीरें उस दौरान की भी हम आपको दिखा रहे हैं जब शुभांशु के माता पिता इस पूरे नज़ारे को देख रहे थे, अपने बेटे को इस रॉकेट में सवार होता देख रहे थे, उनके आंसू भी छलक उठे। लॉन्चिंग की तस्वीरें दिखाते हैं, पहले लॉन्चिंग की तस्वीरें दिखाते हैं आपको, उसके बाद हम माता पिता की तस्वीरें और भी दिखाएंगे और उन्होंने क्या कहा वो भी सुनवाएंगे। लॉन्चिंग की तस्वीरें जो थी वो काफी आकर्षित करने वाली थी। ये वो तस्वीरें हैं, एक बार दिखाते हैं। 6, 5, 4, 3, 2, 1, ignition and liftoff. For three nations, a new chapter in space takes flight. Godspeed, AX4. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ignition and liftoff. तो ये जब लॉन्चिंग हुई इस रॉकेट की आईएसएस के लिए, आपने ये तस्वीरों को देखा, लेकिन साथ ही एक और तस्वीर हम दिखाते हैं। तस्वीर दिखाइए माता पिता के, शुभांशु के माता पिता जब ये सब कुछ देख रहे थे लॉन्चिंग होते हुए। एक बार वो तस्वीरें दिखाते हैं जो इससे पहले हम दिखा रहे थे माता पिता की, शुभांशु के। ये वो तस्वीर है, देखिए आप, क्या शारीरिक गतिविधि थी उस समय। शुभांशु के माता पिता की खुश भी हो रहे हैं और ये खुशी के आंसू हैं अपने बेटे को स्पेस में जाते हुए देखना, और भारत के लिए गौरवान्वित कर देने वाला पल ये हम सब के लिए और इन माता पिता के लिए कितना गर्व का क्षण होगा, ये यही जानते हैं जो इनके एक्सप्रेशंस कह रहे हैं। इन्होंने क्या कुछ कहा है आइए जानते हैं। अच्छा लग रहा है, ऊपर वाले दुआ मतलब करते हैं कि मतलब उसने हम लोगों ने किया, ये हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं और मिशन उसका सक्सेसफुल रहा है। बहुत बढ़िया है, कहें और क्या कहें क्या ना कहें तो सब आप लोग देख ही रहे हो। अनुभव की कोई ज़्यादा इमोशनल हो गए थे पर अब ठीक है। ब्रेकिंग बुलेटिन में हम बात करेंगे शुभांशु की। स्पेस से देश के नाम संदेश दिया गया है और ये खुद शुभांशु ने दिया है। अब सोचिए उस रॉकेट में जो इतनी रफ्तार से
स्पेस की तरफ बढ़ रहा था, उसी दौरान पूरे देश के नाम, हमारे नाम, आपके नाम, सभी के नाम शुभांशु ने कुछ बातें कही है, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। शुभांशु शुक्ला ने देश के नाम संदेश में ये बात कही कि 41 साल बाद हम अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं। कमाल की राइड थी ये। शुभांशु शुक्ला कह रहे थे, मेरे कंधे पर देश का तिरंगा है जो मुझे ये बता रहा है कि मैं अकेला नहीं हूं। ये भारत की ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की एक बड़ी शुरुआत है। ज्यादा समय ना गवाते हुए मैं आपको सीधे शुभांशु शुक्ला से जोड़ रहा हूं। उनका संदेश आपके नाम था। सुनिए शुभांशु शुक्ला ने क्या कहा जब वो स्पेस में पहुंच चुके थे इस रॉकेट के जरिए। कितना गौरवान्वित कर देने वाला पल आपके लिए भी होगा। उनकी बातों को सुनकर अंदाजा इसे वीडियो से लगाइए जिसमें शुभांशु बोलते हुए भी नजर आ रहे हैं। सुनिए। नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, व्हाट अ राइड। 41 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं और कमाल की राइड थी। इस समय हम 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं और मेरे कंधे पे मेरे साथ मेरा तिरंगा है जो मुझे बता रहा है कि नहीं हूँ, मैं आप सबके साथ हूँ। ये मेरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक की जर्नी की शुरुआत नहीं है, ये भारत के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत है और मैं चाहता हूं कि आप सभी देशवासी इस यात्रा का हिस्सा बने। आपका भी सीना दिल से चौड़ा होना चाहिए, आप भी उतना ही एक्साइटमेंट दिखाइए। आइए हम सब मिलकर भारत की इस ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की जर्नी की शुरुआत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बात करेंगे हम इमरजेंसी की, जिस पर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान है। आपातकाल लागू होने के 50 साल पूरे हुए। कांग्रेस सरकार ने संविधान को बंधक बना लिया था, छात्रों और आम नागरिकों को जेल में डाल दिया था। आज भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक आपातकाल ही माना जाता है। आपातकाल लागू होने के चलते 50 साल जो पूरे हुए उसमें कड़वी यादें आज भी ताज़ा है। भारत के लोग इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन भारतीय संविधान में निहित मूल्यों को दरकिनार कर दिया गया, मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया, प्रेस की आजादी को खत्म कर दिया गया और कई राजनीतिक नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, छात्रों और आम नागरिकों को भी जेल में डाल दिया गया था। ऐसा लगा जैसे उस समय सत्ता में रही कांग्रेस सरकार ने लोकतंत्र को गिरफ्तार कर लिया हो। ये सब कुछ लिखा है प्रधानमंत्री ने अपने पोस्ट में। आप तस्वीरों में प्रधानमंत्री का ये पोस्ट देख रहे हैं। आज भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक आपातकाल लागू होने की यादें ताज़ा हो गई हैं, जो कड़वी यादें हैं। 50 साल पूरे हो गए हैं आपातकाल को। भारत के लोग इस दिन को किस तरह से मनाते हैं? इस दिन को संविधान हत्या के रूप में मनाते हैं। भारतीय संविधान में निहित मूल्यों को दरकिनार कर दिया गया था, मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया था और प्रेस की स्वतंत्रता को खत्म कर दिया गया था। ये बात प्रधानमंत्री ने लिखी है। कई राजनीतिक नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, छात्रों और आम नागरिकों को जेल में डाल दिया गया था। ऐसा लगा जैसे कि उस समय सत्ता में रही कांग्रेस सरकार ने लोकतंत्र को गिरफ्तार कर दिया हो। ये बात कही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए प्रधानमंत्री की ने। आइए अब आपातकाल की एक बार फिर से बात करते हैं। आपातकाल पर किस तरह से राजनीतिक हाल नजर आते हैं ये भी जानते हैं। बीजेपी क्योंकि संविधान हत्या दिवस मना रही है और करनाल में मुख्यमंत्री नायब सैनी मौजूद थे, संबोधन था उनका। कांग्रेस ने लोगों पर अत्याचार किया, ये बात कही। कांग्रेस ने स्वार्थ के लिए आपातकाल लगाया, ये बात कही। आजादी के बाद कांग्रेस ने बड़ा अत्याचार किया, ये भी बात कही। आगे संबोधन में कहा गया कि पवित्र संविधान को कुचल दिया गया। मुख्यमंत्री नायब सैनी ये सब बातें कहते नजर आए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं अवलोकन किया उन सभी प्रदर्शनियों का जो आपातकाल को लेकर लगाई गई थी। सुनवाते हैं मुख्यमंत्री ने यहां पहुंचकर क्या कहा। संविधान हत्या का ये 50वां वर्ष हम याद कर रहे हैं, उस दौर को जिस दौर में हम ये सोच रहे थे कि अब कोई विपत्ति नहीं आएगी, परंतु घर बैठे बैठे परिवार के साथ भोजन करते करते
परिवार के साथ खुशी मनाते मनाते रात के 12 बजे आदेश पारित होता है और रात के 12 बजे ही लोगों को घर से यातनाएं देते हुए परिवार के सामने उनको उठा लिया जाता है। किस प्रकार का अत्याचार उनके ऊपर होता है, इस प्रकार का अत्याचार कि हम उसको अगर स्मरण भी करते हैं हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने अपने जीवन के ऊपर सहा है। जिस अत्याचार को मात्र स्मरण करने से रोंगटे खड़े हो जाते हों तो उनके ऊपर कितना उन्होंने सहा होगा, ये अकल्पनीय है, कल्पना नहीं की जा सकती। कितना बड़ा अत्याचार वो उस समय के अंदर, वो आजादी के बाद हुआ है, अपनी इच्छा शक्ति पूरा करने के लिए हुआ है, एक टारगेट तरीके से हुआ है, एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ है कि मैं हूं और कोई नहीं है। ये अहंकार था, परंतु ये भारत का लोकतंत्र है, भारत का एक पवित्र संविधान है। जिन हमारे महापुरुषों ने इस पवित्र संविधान की रचना की, हमें दिया, उन्होंने एक एक शब्द, हमारा एक एक व्यक्ति सुरक्षित हो, उसकी संविधान की पवित्र रचना हुई है।